रागनी और श्रद्धा दोनों क्लास में आई और सबसे पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठ गई। श्रद्धा रागनी की तरफ देखकर बोली, अब अपना मुंह ठीक कर और पढ़ाई पर ध्यान दे। एग्जाम आने वाले हैं। अगर तेरा ध्यान डाइवर्ट रहेगा तो तू कैसे टॉप करेगी हर बार की तरह। मैंने अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कभी भी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया और तू ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। रागनी एक लापरवाही के ढंग से बोली, जानती हूँ, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। श्रद्धा अपने बैग से एक भारी सी बुक निकालती हुई बोली, जो शायद हिस्ट्री की थी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, बस खुद पर यकीन है कि मैं कर लूँगी। बाकी ऊपर वाला है ना मेरे साथ। रागनी हंसकर बोली और श्रद्धा के आगे से वह बुक उठाकर अपने आगे रख ली। ये डेट्स, ओह, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिस्ट्री। अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए, ये डेट्स और सन्स याद करते करते मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल चुकी हूँ। रागनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली और वह बुक वापस से बंद कर दी, जो उसने बस यूं ही खोली थी, और फिर वापस से उस बुक को श्रद्धा के आगे रख दिया। फिलहाल इसे तू ही पढ़। रागनी उबासी लेती हुई बोली तो श्रद्धा ने नामे सिर हिला दिया। दोनों ने अच्छे से मन से पहले 2 लेक्चर अटेंड किए और फिर थर्ड लेक्चर में कर्तव्य आया। रागनी ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। कर्तव्य जो देख चुका था, बस उसने इग्नोर किया और बुक उठाकर पढ़ाने लगा। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे, सिवाय रागनी के। वह तो एक नोटबुक में पेन से कुछ बना रही थी, कभी अपना नाम लिख रही थी, बड़े ही स्टाइल से। कर्तव्य को अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि उसे किसी के फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ आई। उसने अपने हाथ में पकड़ी बुक को बंद किया और क्लास में नज़र दौड़ाता हुआ थोड़ा सख्ती से बोला, ये किसके फ़ोन की आवाज़ है? आप सबको पहले ही बताया जाता है कि क्लास के आने से पहले अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स इधर उधर देखते हुए फ़ोन की आवाज़ की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह फ़ोन किसका बज रहा है। आवाज़ पीछे से ही आ रही थी। यह महसूस करके सभी स्टूडेंट ने पीछे की तरफ देखा और साथ में कर्तव्य ने भी पीछे की तरफ देखा, जहाँ लास्ट डेस्क पर बैठी श्रद्धा रागनी की तरफ देख रही थी, जिसने डरते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ था। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास राइट नाउ, कर्तव्य हल्के गुस्से में बोला, तो रागनी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करती हुई क्लास से बाहर चली गई। डिस्गस्टिंग, वह उसे जाते देख मन में बोला। और रागनी के तो मानो आजकल ग्रह नक्षत्र जैसे उल्टे ही चल रहे थे। बीते दिनों के साथ वह कर्तव्य की नज़रों में चढ़ चुकी थी। किसी न किसी बहाने से कर्तव्य उसे क्लास से बाहर का रास्ता दिखा ही देता था। कभी बुक न लेकर आने पर, कभी काम पूरा न करने पर, कभी क्लास में टाइम पर न आने पर, और उसे जैसे अब सबकी आदत हो गई थी। कर्तव्य को देखकर ही चिढ़ जाती थी। कभी कभार तो वह खुद ही क्लास अटेंड नहीं करती थी। दोनों के बीच एक शीत युद्ध सा चलता रहता था। पूरी क्लास को पता था कि प्रोफेसर कर्तव्य की अनफेवरेट स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रागनी थी। पर रागनी, जिसे इस बात से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कर्तव्य उसका नाम तक नहीं जानता था और ना ही उसने जानने की जहमत की थी। सुशील जी ने दिवेश जी को कह दिया था कि अभी 3 महीने रुक जाते हैं, शादी की बात फिर करेंगे। इसलिए फिर दिवेश जी ने रागनी के आगे कोई जिक्र ही नहीं किया और रागनी को लगने लगा कि शायद उसके दादाजी शादी के फैसले से खुद ही पीछे हट चुके हैं। पर ऐसा उसे ही लगता था। पर कर्तव्य, वह तो सिर्फ एक नाम यानी रागनी से ही प्यार कर बैठा था। हाँ, उसे सिर्फ नाम ही पता था उस लड़की का, जो उसकी वाइफ बनने वाली थी। अक्सर रागनी का नाम खुद के नाम से जोड़कर वह एक अलग ही सुकून महसूस करता था। अकेले बैठकर सोचता था उसके बारे में, इमेजिन करता था कि वह ऐसी होगी, वैसी होगी, कैसे सबसे बातें करती होगी, हंसते हुए कैसी लगती होगी, और न जाने क्या क्या ख्वाब संजो रहा था। हाँ, उसने उसके नाम को ही अपने दिल पर मानो लिख लिया था, रूह में उतार लिया था। उसके सिर्फ नाम से ही उसे एक अपनेपन का एहसास होता था, जो उसके थकान भरे चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान ले आता था। एक हक का एहसास होता था उसे। पेट में तितलियां उड़ने लगती थीं
वह खुद हैरान था कि आखिर वह ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों इतना लगाव सा महसूस करता है वह इस नाम के साथ। यह नाम उसे क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। जब से उसके दादाजी यानी सुशील जी ने उसे नाम बताया था, तब से ही यह हो रहा था उसके साथ। दिन में न जाने कितनी बार वह उसका नाम अपनी जुबान पर लाता था, यह तो उसे खुद नहीं पता था। 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक रोज रागनी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई, थोड़ी परेशान सी बार बार हाथ में पहनी घड़ी को देख रही थी। आगे ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर भी परेशान लग रहा था। लगभग आधे घंटे से वह इस हैवी जाम में फंसी हुई थी। ड्राइवर भैया, और कितना टाइम लगेगा? मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, मेरा पेपर है, वह परेशान सी बोली। और यहाँ उसका मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक तो आधे घंटे से जाम में फंसे हुए थे और ऊपर से जल्दी कॉलेज जाना था, पर अब वह काफ़ी लेट हो चुकी थी। आज उसका पहला ही पेपर था और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह लेट होए। बस रागनी दीदी, थोड़ा और समय लगेगा, ड्राइवर भैया बोले। तो रागनी ने कुछ सोचकर अपना बैग उठाया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, भैया, आसार लग नहीं रहे कि यह जाम रात तक भी खुलेगा और मुझे जल्दी कॉलेज जाना है, इसलिए मैं अब पैदल ही जाऊंगी। शायद ज़्यादा दूर नहीं रहा कॉलेज, आप छुट्टी के समय आ जाइएगा। पर रागनी दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, कॉलेज पहुंचकर आपके पास मैसेज कर दूंगी कि मैं सही सलामत कॉलेज पहुंच गई हूँ। ओके। रागनी ड्राइवर भैया को परेशान देखकर उसके मन भाव समझ चुकी थी, इसलिए वह मुस्कुराकर बोली और फिर अपना बैग उठाकर आगे बढ़ गई। रागनी कुछ देर बाद ही कॉलेज के गेट पर थी। उसने टाइम देखा तो एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बची थी। वह अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। वह भागती हुई एग्जाम हॉल के बाहर रुक गई। भागने की वजह से सांसें फूली हुई थी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और हाँफते हुए बोली, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। कर्तव्य जिसकी ड्यूटी आज एग्जाम हॉल में लगाई गई थी, उसने उसकी तरफ देखा और फिर नामे सिर हिलाकर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। उसने बस अंदर आने का इशारा किया। रागनी जल्दी से आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। रागनी ने नजरें घुमाकर पीछे देखा तो लास्ट सेकंड डेस्क पर उसे श्रद्धा बैठी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर ऑल द बेस्ट का इशारा किया तो वह भी मुस्कुरा उठी। एवरीवन सिट प्रॉपरली, कर्तव्य थोड़ा ऊंची आवाज में बोला तो सभी स्टूडेंट्स सही से बैठ गए। कर्तव्य ने सभी के डेस्क पर जा जाकर सीट और पेपर उन्हें दिए। सभी स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट किया। कर्तव्य टीचर डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया और सभी को देखने लगा कि कहीं कोई नकल तो नहीं कर रहा ना, कहीं कोई चिट तो नहीं लेकर आया ना। पर सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ही पेपर कर रहे थे। एग्ज़ाम शुरू हुए वह मुश्किल से अभी 15 मिनट ही बीते थे कि रागनी पेन को उल्टा कर डेस्क पर टैप करती हुई बोली, सर सीट। कर्तव्य थोड़ा सरप्राइज हुआ, पर फिर उसने एक सीट टीचर डेस्क से उठाई और रागनी की डेस्क पर रख दी। रोल नंबर 22 218, वह बोली और वापस से लिखने लगी। कर्तव्य ने उसका रोल नंबर नोट किया और वापस से अपने डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया, पर अब उसकी नज़र रागनी पर ही अटक गई थी। वह मन में बोला, लिख तो ऐसे रही है जैसे पूरा पेपर आता है, मूक करता हुआ। हम्म सर, वन मोर सीट। कुछ देर बाद वह फिर बोली और फिर तो जैसे कर्तव्य के कान पक गए रागनी के मुंह से यही एक लाइन सुन सुनकर, सर वन मोर सीट। कर्तव्य खुद सोच में पड़ गया था कि आखिर वह ऐसा लिख क्या रही है। वह जैसे लापरवाही करती थी, उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि उसका मन पढ़ाई में है। वह तो उसे एकदम डफर समझता था। खैर, वह तो रिजल्ट ही बताने वाला था कि कौन डफर है और कौन इंटेलिजेंट। 3 घंटे बाद सभी स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम टीचर डेस्क पर कलेक्ट कर दिए और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल गए। कर्तव्य उन्हें सीरीज में लगाने लगा। रागनी और श्रद्धा ने भी अपनी आंसर शीट कर्तव्य को दी और फिर दोनों वहीं बैठ गईं। कैसा हुआ? श्रद्धा अपने हाथ को हल्का हल्का दबाती हुई बोली, जो शायद दर्द करने लगा था लिखते लिखते। ठीक हुआ। और तेरा? ठीक ठाक ही हुआ, श्रद्धा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। चल यार,
कैंटीन में चलते हैं, जोर की भूख लगी है। रागनी पेट पर हाथ रखकर बोली। कर्तव्य, जो सभी पेपर्स को सीरीज में रख रहा था, वह रागनी की बात सुनकर धीरे से बुदबुदाया। बोला, अजीब पागल लड़की है। क्या कहा सर आपने? रागनी, जिसने ये तो नहीं सुना कि कर्तव्य ने क्या कहा, पर उसे लगा कि शायद कर्तव्य ने कुछ बोला है। कर्तव्य थोड़ा हड़बड़ाकर उनकी तरफ मुड़ा और नामे सिर हिलाकर बोला, नथिंग। रागनी ने ओके कहा और फिर श्रद्धा के साथ एग्जाम हॉल से निकलकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कर्तव्य ने बस नामे सिर हिला दिया और सभी पेपर्स को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। एक एक करके उनके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। कुछ दिनों के बाद वापस से कॉलेज शुरू हो गए। रागिनी की दिनचर्या सेम हो गई थी, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। एक रोज़ जैसे ही रागिनी कॉलेज आई तो उसे पता चला कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है। डिस्प्ले बोर्ड पर सभी स्टूडेंट के रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल कर लगाया गया। रागिनी, क्या आया होगा? क्या मैं पास हो गई होंगी यार? श्रद्धा डरी सी बोली, जो रागिनी के साथ डिस्प्ले बोर्ड से कुछ दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि अभी डिस्प्ले बोर्ड के पास स्टूडेंट की काफ़ी भीड़ थी। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि जब स्टूडेंट्स चले जाएंगे अपना अपना रिजल्ट देकर, तब वह देखेंगी। यार, तुझे तो बस अपनी फिक्र है, कुछ मेरा तो सोच। मुझे तो अपना डर है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम कुछ खास नहीं हुए। मुझे तो लगता है कि पक्का नैया डूब गई होगी। दादाजी से आज 100% डांट पड़ेगी। रागनी अपनी उंगली को दांतों तले दबाते हुए बोली। वह दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक पियोन आया और रागनी की तरफ देखकर बोला, रागनी राठौर, आपको स्टाफ रूम में प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल सर? रागनी पियोन की तरफ देखकर बोली। तो पियोन बोला, जी, प्रिंसिपल सर स्टाफ रूम में ही है और वह आपको वहीं बुला रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। रागनी बोली तो पियून वहां से चला गया। रागनी ने सिद्धा की तरफ देखा और बोली, सच में मैंने कुछ नहीं किया, पर ये मुझे बुला क्यों रहे हैं? अरे, वहां जाकर ही तो पता चलेगा कि क्यों बुलाया है। यहीं खड़ी खड़ी जोशी बन रही है। श्रद्धा चिढ़कर बोली। तो रागनी सामने डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखकर बोली, रिजल्ट बाद में देख लेंगे, फिलहाल देखते हैं कि आखिर कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब सुबह सुबह। हाँ, चलते हैं। फिर दोनों स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गईं। मैं आई कम इन सर? रागनी स्टाफ रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर खड़े प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली थी। तो प्रिंसिपल सर ने अंदर आने का इशारा किया था। बाकी स्टाफ मेंबर्स भी वहीं खड़े थे, जिसमें कर्तव्य भी इन्वॉल्व था। कांग्रेचुलेशंस रागनी, आपने अपनी इतनी कड़ी मेहनत से इस बार भी टॉप किया है, वह बोले और वहीं रखी टेबल पर एक फ्लावर्स का बुके उठाया और रागनी की तरफ बढ़ा दिया। रागनी ने भी मुस्कुराकर वह पकड़ लिया और कर्तव्य, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने टॉप किया कैसे। उसके नंबर्स देखकर वह खुद हैरान था, पर फिलहाल वह चुपचाप एक तरफ खड़ा था। थैंक यू सर, रागनी मुस्कुराकर बोली। तो उदय प्रताप यानी प्रिंसिपल सर ने एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया था। रागनी ने उसे भी चुपचाप पकड़ लिया था। कुछ और प्रोफेसर्स ने उसे बधाइयाँ दी और वह बाहर जाने के लिए मुड़ी। इस बार चेहरे पर स्माइल नहीं थी, था तो सिर्फ गुस्सा। वह दरवाजे के पास रुकी और मुड़कर सभी को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। उसने धीरे से दरवाज़ा झुकाया और अपने हाथ में पकड़े बुके और गिफ्ट को वहीं मौजूद डस्टबिन में डाल दिया। ये क्या किया? जहाँ सब हैरान थे उसके इस एक्शन से, वहीं कर्तव्य थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ आकर बोला। रागनी कुछ नहीं बोली, बस उदय प्रताप को देखती रही, जो उसे ही देख रहे थे। वह कर्तव्य के पास आकर बोले, इट्स ओके प्रोफेसर कर्तव्य। नो सर, नॉट ओके। रागनी की तरफ देखकर, सर ने तुम्हें इतने सम्मान से दिए और तुमने डस्टबिन में डालकर उनकी इंसल्ट की। कर्तव्य गुस्से में बोला। रागनी इस बार भी कुछ नहीं बोली। तभी सबसे पीछे खड़ी एक प्रोफेसर आगे आई और कर्तव्य को देखकर बोली, जाने दीजिए प्रोफेसर कर्तव्य, शायद उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। पर मैम, ये तो, कर्तव्य ने कुछ बोलना चाहा, पर उससे पहले ही रागनी बोल उठी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रोफेसर रश्मि जी।
रागनी रश्मि जी की तरफ देखकर बोली। रश्मि जी के दिल में दर्द सा हुआ उसकी बात सुनकर, पर उन्होंने चेहरे से नहीं लगने दिया। कर्तव्य को समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। वह रागनी को उसके किए काम के लिए डांट रहा था, तो प्रिंसिपल उदय और प्रोफेसर रश्मि उसे कुछ कहने क्यों नहीं दे रहे थे। वरना जो रागनी ने किया था उसके लिए तो उसे अच्छी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और यहाँ उसकी बदतमीजी पर भी कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। चलो डुप्लीकेट नानू जी, उदय प्रताप सिंह की ओर देखकर, अब चलती हूँ। रश्मि जी की तरफ मुड़कर, एक्चुअली क्या है ना कि अब माँ की ममता से थोड़ा डर लगता है, एक्स मिसेस राठौर, इसलिए थोड़ा दूर ही सही। ये गिफ्ट्स, ये फ्लावर्स मेरे अंदर जो नफरत है ना उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बोलकर वह मुस्कुराई और वहाँ से चली गई, और पीछे उदय प्रताप और रश्मि जी का चेहरा मुरझा गए थे। उदय प्रताप सभी की तरफ देखकर बोले, आप सभी अपनी अपनी क्लासेस में चले जाइए। बोलकर वह अपने केबिन में चले गए। कर्तव्य तो रागनी के कहे आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। डुप्लीकेट नानू, एक्स राठौर, नफरत। कर्तव्य कंफ्यूज सा वहाँ खड़ा था कि रश्मि जी के वहाँ से जाने के बाद एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से बोली, रागनी के दादाजी ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से ही तो वह अपने नाना जी और माँ से ऐसा बर्ताव करती है। वरना तो कौन बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है। ये तो आपने सही कहा मिसेस रस्तोगी, वह दूसरा प्रोफेसर बोला, और वहाँ से जाने लगा तो कर्तव्य उन्हें रोकता हुआ बोला, आप क्या कह रहे हैं? उस लड़की रागनी राठौर से प्रिंसिपल सर और प्रोफेसर रश्मि का कोई रिश्ता है क्या? जी, शायद आप नए हैं इसलिए आप नहीं जानते। प्रोफेसर कर्तव्य, रागनी राठौर के नाना जी हैं हमारे प्रिंसिपल सर, और जो प्रोफेसर रश्मि है वह उसकी माँ है। जबकि सारा कॉलेज जानता है इस बारे में कि रागनी उन दोनों को देखना भी गवारा नहीं समझती। पता नहीं क्या हुआ था ऐसा। बोलकर वह प्रोफेसर भी वहाँ से चली गई, और कर्तव्य सन्नाटा रह गया। कर्तव्य आ गए कॉलेज से। सुशील जी कर्तव्य को अंदर आता देख बोले, तो कर्तव्य भी मुस्कुराकर उनके पास चला आया। जी दादाजी, वह उनके पास बैठकर बोला। तो सुशील जी बोले, आज तुम फ्री हो शाम में? जी दादाजी बिल्कुल फ्री हूँ। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, तो फिर शाम को मेरे फ्रेंड के घर चलेंगे, तुम तैयार रहना, सुशील जी बोले। तभी कर्तव्य के दिमाग में एक ख्याल आया, तो वह बोला, कौन से फ्रेंड के घर दादाजी? दिवेश के घर। एक वही तो मेरा जिगरी यार है। कर्तव्य के कंधे को थपथपाते हुए, इसी बहाने तुम भी मिल लेना रागनी से, सुशील जी मुस्कुराकर बोले। तो कर्तव्य के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वह उठा और अपने रूम में आ गया। जिस लड़की का आज तक सिर्फ नाम ही सुना था, उसे मिलने की बेकरारी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। जिस लड़की के नाम से ही उसे प्यार हुआ था, आज वह उसे देखने वाला था फाइनली। आज इस ख्याल से ही वह खुद ब खुद मुस्कुरा उठा था। शाम को कर्तव्य आईने के सामने खड़ा खुद को कंफ्यूज होकर देख रहा था, या यूं कहें कि अपने कपड़ों को। आज वह रागनी से मिलने वाला था, तो वह बेस्ट लगना चाहता था। वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वही कुछ कर्तव्य के साथ था। आज वह पहली बार मिल रहा था उससे, तो वह नहीं चाहता था कि उसका इम्प्रेशन गलत पड़े। वह तो बस बेस्ट चाहता था। कभी कपड़े पहन रहा था, तो कभी अच्छा न लगने पर निकाल रहा था। इन लास्ट उसने लेमन कलर की शर्ट और उसके साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट डिसाइड किया। बालों को सेट कर उसने परफ्यूम लगाया। तभी नीचे से आवाज़ आई। शायद सुशील जी उसे चलने को बोल रहे थे। उसने एक बार खुद को सही से देखा और फिर अपना फ़ोन उठाकर नीचे आ गया। सुशील जी हॉल में ही बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। चलें दादाजी, वह नीचे आते ही बोला। तो सुशील जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, वाह भाई क्या लग रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। सुशील जी उठे और उसके पास आकर उसका कंधा हल्के से थपथपाते हुए बोले, थैंक यू दादाजी, अब चलें? हाँ हाँ चलो, सुशील जी मुस्कुराकर बोले, और फिर दोनों राठौर हाउस के लिए निकल गए। रागनी बेटा क्या कर रही हो? रहमानी जी रागनी के रूम में आती हुई बोली।
रागनी जो बेड पर औंधे मुंह पड़ी सामने लैपटॉप पर शायद कोई मूवी देख रही थी। कुछ नहीं आरडी, मूवी देख रही हूँ। वह मूवी को पोंछ कर सही से बैठ गई और उनकी तरफ मुड़कर बोली, यह मूवी छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। तैयार? पर क्यों? दादाजी के दोस्त आ रहे हैं आज डिनर पर, इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो तैयार ही हूँ। रागनी एक नज़र खुद के कपड़ों पर डालकर थोड़ा लापरवाही से बोली। तो रहमानी जी उसे देखती हुई बोली, बेटा ये कैसे कपड़े हैं जिसमें बदन ढका कम और दिख ज्यादा रहा है? हाँ तो क्या, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। रागनी ने इस वक्त एक फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटनों से काफी ऊपर ही था। बेटा आज मेहमान आ रहे हैं तो वह सूट पहन लो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, रहमानी जी विनती करते हुए बोली। पहले तो रागनी नहीं मानी, पर फिर रहमानी जी के बहुत बार बोलने पर मान गई। अच्छा ठीक है, निकाल दीजिए। रागनी अपनी बाहें उनकी गर्दन के चारों तरफ लपेटकर बोली, आज मैं तुम्हें खुद से तैयार करूंगी। वह प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, आरडी आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कोई रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं। रागनी लैपटॉप को शट डाउन करती हुई हंसकर बोली, और रागनी की इस बात पर रहमानी जी एकदम खामोश रह गईं। रहमानी जी ने रागनी को तैयार किया और अपने साथ नीचे ले आईं। अभी तक वह आए नहीं थे। दिवेश जी हॉल में सोफे पर बैठे थे। रागनी भी उनके पास ही बैठ गई और चहक कर बोली, बताइए दादाजी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे कपड़ों में एकदम राजकुमारी लगती हो। दिवेश जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, पर दादाजी ये चुन्नी मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, बार बार गिर रही है। रागनी अपने कंधे से चुन्नी ठीक करते हुए बोली, सीख जाओगी धीरे धीरे। देवेश जी बोले। तो रागनी तुरंत बोली, आज पहनी हूँ पर हर रोज नहीं पहनूंगी, तो मुझे धीरे धीरे सीखने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है रागनी, आओ मेरे साथ, रहमानी जी बोली। तो रागनी उनकी तरफ मुड़कर बोली, कहाँ? रसोई में, थोड़ा मदद कर देना बेटा। रहमानी जी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली। तो रागनी उठकर बोली, पर मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या हेल्प करूं आपकी? सब मैंने बना दिया है, तुझे बस सर्व करना है, ठीक है? रहमानी जी उसे अपने साथ रसोई में ले गईं। अरे सुशील जी आ गए तुम, आओ बैठो। कुछ देर बाद जब सुशील जी और कर्तव्य वहां पहुंचे तो दिवेश जी उन्हें देखकर बोले। कर्तव्य ने आगे बढ़कर दिवेश जी के पैर छुए तो दिवेश जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। बैठो बेटा तुम भी, दिवेश जी सामने की तरफ इशारा करके बोले। तो कर्तव्य वहीं बैठ गया। दिवेश जी और सुशील जी आपस में बात करने लगे। कर्तव्य घर का मुआयना करने लगा। काफी बड़ा घर था। नहीं नहीं, घर कहना थोड़ा गलत था, वह एक बड़ा सा मेंशन था। उसकी नजरें अब रागनी को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। दिल की धड़कन जो रुक रुक कर चलने लगी थी, वह वहां बैठा बैठा काफी बार अपने बालों में हाथ घुमा चुका था और काफी बार अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक कर चुका था। बाहर से आती आवाजों को सुन रहमानी जी रागनी के हाथ में ट्रे थमाती हुई बोली, लगता है वह लोग आ गए हैं बेटा, जाओ और जाकर उन्हें पानी देकर आओ। आप किसी और सर्वेंट को बोल देना आरडी, रागनी मुंह बनाकर बोली। तो रहमानी जी प्यार से उसके बालों को एक तरफ कर बोली, जाओ ना बेटा। अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए, बोलकर उसने ट्रे पकड़ी और रसोई से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद रहमानी जी ने ऊपर की तरफ देखा और बोली, या अल्लाह, सब ठीक करना। अरे रागनी बेटा आओ। दिवेश जी सामने से आ रही रागनी को देखकर बोले तो वह भी मुस्कुरा दी। रागनी का नाम सुनते ही कर्तव्य का दिल असामान्य तरीके से धड़कने लगा था। कर्तव्य की पीठ रागनी की तरफ थी, इसलिए अभी तक ना रागनी उसे देख पाई थी और ना ही कर्तव्य उसे देख पाया था। क्या ये रागनी? ओ सीट! कर्तव्य रागनी को हैरानी से देखता हुआ मन में बोला। रागनी कर्तव्य को देखकर हैरान हुई थी, पर कुछ देर बाद वह नॉर्मल हो गई थी। लेकिन कर्तव्य, उसके साथ ऐसा नहीं था। वह तो जैसे किसी गहरे सदमे में जा चुका था। अपने सामने बैठी रागनी, जो सुशील जी से काफी हंस हंस कर बात कर रही थी, वह बस उसे ही देख रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर दिल और दिमाग में एक अलग ही तूफान उमड़ चुका था। जब सुशील जी ने लड़की का नाम बताया था
तो उसने रागिनी को जैसा सोचा था वह एकदम संस्कृति, शांत और सुशील स्वभाव की मैच्योर लड़की सोची थी। पर यहाँ तो अब उसे खुद की बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। वह बिना देखे जिस लड़की के बारे में अब तक सोच रहा था, जिस लड़की के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को संजो रहा था, क्या ये वही रागनी थी? कुछ देर बाद सब साथ में डिनर करके बैठ गए। रहमानी जी सबको डिनर सर्व करती हुई बोली, आज रागनी ने डिनर बनाया है। रहमानी जी की बात सुनकर रागनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जो आंखों से ही उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। हाँ, रहमानी जी ने झूठ बोला था, क्योंकि जिस लड़की को गैस तक ऑन करनी नहीं आती, वह खाना क्या बनाएगी। कर्तव्य ने भी थोड़ा शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वहीं दिवेश जी बस मुस्कुरा दिए, जबकि सच्चाई तो वह भी अच्छे से जानते थे कि रागनी ने यह खाना नहीं बनाया था। उनके साथ बैठे सुशील जी मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, हमारी बच्ची को खाना भी बनाना आता है, फिर तो मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा। मैंने कोई खाना नहीं बनाया है, आरडी झूठ बोल रही हैं। मुझे तो किचन में जाना ही पसंद नहीं है, और आज तक सिर्फ खाया है, बनाया कुछ नहीं है। रागनी जो सोच रही थी कि आखिर उन्होंने झूठ बोला क्यों, कि तभी उसके दिमाग में पुरानी बात याद आई, जब रहमानी जी दिवेश जी के कहने पर उसे समझाने आई थी कि शादी के लिए हाँ कर दे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया था उसे कि दादाजी के दोस्त का पोता है, और प्रोफेसर भी। उस वक्त वह चिड़ी हुई थी, इसलिए उस बात पर गौर नहीं किया था। वह उस वक्त शादी से रिलेटेड किसी भी बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। पर अब जब उसे यह बात याद आई, उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं। तो क्या वह दादाजी के दोस्त सुशील दादाजी थे, और उनका पोता कर्तव्य? वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यह शादी हो, इसलिए वह सपाट जवाब देती हुई बोली थी। रागनी की बात सुनकर कर्तव्य के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, और ये स्माइल क्यों आई थी, ये तो वही जाने। वहीं सुशील जी, जो काफ़ी खुश लग रहे थे, रागनी की बात सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। रहमानी जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या हुआ, तुमने नहीं बनाया तो? सीख जाओगी बेटा। माहौल को थोड़ा हल्का करने का इरादा लिए सुशील जी मुस्कुराकर बोले। मुझे नहीं सीखना, रागनी थोड़ा बेरुखी वाले अंदाज में बोली। रागनी, दिवेश जी थोड़ा भारी आवाज में उसका नाम लेकर बोले, तो रागनी ने नाराजगी से उनकी तरफ देखा। अरे क्या हुआ भाई, बच्ची है? सुशील जी दिवेश जी की तरफ देखकर बोले, जो हल्के गुस्से में रागनी को देख रहे थे, क्योंकि अब वह समझ चुके थे कि रागनी जानबूझकर ये सब कर रही है, ताकि उनके ऊपर रागनी का बुरा इंप्रेशन पड़े, और वह यह रिश्ता जो इन फ्यूचर होने वाला है वह ना हो। आप सब डिनर कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। रागनी की बातों से माहौल को थोड़ा गर्म होता देख रहमानी जी बोली। फिर सब अपना अपना खाना खाने लगे। कुछ देर बाद ही सुशील जी कर्तव्य के साथ घर के लिए निकल गए थे। उनके जाने के बाद रागनी जैसे गुस्से में फूट पड़ी थी। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, और और उस अव्वल दर्जे के खड़ूस, अकड़ू, गुस्सैल प्रोफेसर से तो बिल्कुल नहीं। जब देखो मुझे क्लास से आउट कर देता है। खुद तो पढ़ाना आता नहीं है। एक नंबर का झोला छाप प्रोफेसर है वो। दाने देकर लगा है वो। रागनी गुस्से में बोले जा रही थी, और उसे खुद नहीं पता था कि वह बोल क्या रही थी। हाँ, पर बोल बोल कर अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। न जाने कितनी ही अतरंगी उपलब्धियों से नवाज दिया था उसने 1 मिनट में कर्तव्य को। बहुत ही होनहार बच्चा है, मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हारी शादी उससे ही होगी। ठीक है, अगर तुम्हें अभी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल बाद ही सही, पर शादी तो तुम्हें उससे ही करनी है। दिवेश जी भी गुस्से में बोले, मैं नहीं करूँगी उस लकड़बग्घे से शादी। ना 1 साल बाद, ना 5 साल बाद, और ना ही 10 साल बाद। उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कहीं पहाड़ों पर ना निकल जाऊं, और संन्यास ले लूं। मुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना मंजूर है, पर उससे शादी नहीं। नो नेवर। रागनी तहस में आकर बोली, और बिना दिवेश जी की बात सुने वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई। रागनी के जाने के बाद ही
दिवेश जी ने अपना सिर पकड़ लिया था, क्योंकि वह जानते थे रागनी को कि वह सब अपने मन का ही करती थी। अगर कोई उस पर किसी बात का दबाव बनाए तब तो वह किसी भी हाल में वह काम करती ही नहीं थी। साहब, अब क्या होगा? रहमानी जी थोड़ी परेशान सी होकर बोली। तो दिवेश जी जैसे कुछ सोचने लगे थे। कर्तव्य का भी हाल रागनी से अलग नहीं था। वह तो गाड़ी में ही शुरू हो गया था। क्या आपको लगता है कि वह लड़की काबिल है मेरे? अरे, बात तक तो करने की तहजीब नहीं है। देखा कैसे बोल रही थी कि मैंने सिर्फ खाया है, बनाया कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि वह लड़की पागल है? कर्तव्य ड्राइविंग करता हुआ अपने साइड वाली सीट पर बैठे सुशील जी से बोला। तो सुशील जी तुरंत बोले, तो क्या हुआ? बोला, अरे झूठ तो नहीं बोला ना? कुछ साफ साफ और सच सच बोला। मुझे तो बस यही चाहिए तेरी पत्नी के रूप में। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। दादाजी, आपको क्या हो गया है? आप वह देखिए ना कि उसने कैसे बात की। कर्तव्य झल्लाकर बोला, तुम तलाश रहे हो इसलिए उसमें सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। अगर तलाशोगे तो बहुत खूबियां हैं। मैं तराश रहा हूँ और तुम तलाश रहे हो। सुशील जी बहुत ही सहजता से बोले कि अब तक कर्तव्य का मुंह ही सील हो गया। वह समझ चुका था कि उसके दादाजी यानी सुशील जी अपना पक्का मन बना चुके हैं उसकी शादी रागनी से ही करवाने का। और वह था ना अपने दादाजी का प्यारा पोता, कैसे ना कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और सब समय पर छोड़ दिया। अगले दिन कर्तव्य जब क्लासरूम में आया तो आज उसे रागनी दिखाई नहीं दी। क्लास ओवर होने के बाद श्रद्धा क्लास से बाहर जाने लगी तो कर्तव्य ने उसे रोका था। 1 मिनट श्रद्धा। कर्तव्य अपनी बुक टीचर डेस्क से उठाकर उसकी तरफ बढ़ गया तो श्रद्धा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बहुत ही पोलाइटली बोली, जी सर, चलते हुए बात करें? श्योर सर, श्रद्धा बोली और कर्तव्य के साथ कदम से कदम मिलाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। रागनी कहाँ है? आज वह क्लास में नहीं दिखी। क्या वह आज नहीं आई? कर्तव्य बहुत ही आराम से बोला, सर, रागनी आई है पर वह क्लास में नहीं आई, कैंटीन में बैठी है। श्रद्धा पहले थोड़ा चौंकी थी कि क्या सच में कर्तव्य रागनी के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि कर्तव्य कुछ खास पसंद नहीं करता था उसे। एज ए स्टूडेंट क्लास में क्यों नहीं आई? पता नहीं सर, श्रद्धा अपने कंधे को उचकाकर बोली। ओके, तुम जाओ, कर्तव्य उसे बोला, क्योंकि वह दोनों चलते हुए स्टाफ रूम के सामने आ गए थे। कर्तव्य स्टाफ रूम में चला गया और श्रद्धा कैंटीन की तरफ चली गई। वह जैसे ही कैंटीन में आई सीधा रागनी के पास बैठ गई। रागनी कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी थी, एकदम गुमसुम सी, क्योंकि कल के बाद उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद ही कर दिया था। कहीं भी मन नहीं लग रहा था उसका, ना घर और ना ही कॉलेज में। क्या हुआ यार? श्रद्धा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। दिमाग खराब हो गया है यार, क्या करूं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। रागनी परेशान होकर बोली। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए जूस और ग्रीन सैंडविच लेकर आती हूँ, क्योंकि जानती हूँ खाली पेट वैसे भी तेरे दिमाग की बत्ती गुल रहती है। श्रद्धा बोली और उठकर जूस और सैंडविच लेने चली गई। श्रद्धा के जाते ही एक लड़का वहां आया और रागनी से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ गया। हाँ, पर उसकी बराबर नज़र रागनी पर जमी थी। कुछ देर बीत जाने पर जब रागनी को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। उस लड़के ने जल्दी से मेनू कार्ड खोला और उसे देखने का दिखावा करने लगा। हे, हे रमन! रागनी चेहरे पर एक अलग ही चमक लाए अपना हाथ हवा में हिलाते हुए बोली, क्या तुम मुझे बोल रही हो? रमन मेनू कार्ड को नीचे कर उसकी तरफ देखकर बोला। तो रागनी ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी। रमन अपनी जगह से उठा और रागनी के पास आकर बैठ गया। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? क्या तुम अभी मुझे देख रहे थे? रागनी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। रमन को जैसे झटका लगा। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि बस यूं ही देख रहा था, रमन अटक अटक कर बोला। रमन रागनी की क्लास में ही था और अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करता था। शायद वह रागनी को पसंद करता था
रागनी जानती थी, पर उसने हर बार उसे इग्नोर किया था। पर आज जैसे उसके दिमाग की बत्ती चालू हो गई थी उसे देखकर। रमन हैंडसम था और पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार था। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, पर थोड़ा सा शांत टाइप का सा था, थोड़ा दब्बू सा। श्रद्धा जूस और सैंडविच लेकर आई तो रागनी को रमन के साथ बातों में लगा देख वह थोड़ा हैरान हुई। वह भी चुपचाप बैठ गई। हेलो श्रद्धा जी, रमन मुस्कुराकर श्रद्धा से बोला। तो श्रद्धा ने बस हाय कहा। रागनी ने जूस और सैंडविच रमन के सामने रख दिया और प्यार से बोली, लो खाओ, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। रागनी जूस की कैन को खोलकर उसके हाथ में रखते हुए बोली। रमन ने भी चुपचाप उसकी एक घूंट पी ली। कैसा है? रागनी बोली। अच्छा है। ये सैंडविच खाओ ना। खा रहा हूँ। अरे रागनी, वह खा लेगा ना, तुम छोड़ो ना। श्रद्धा थोड़ा झल्लाकर बोली, क्योंकि रागनी का बर्ताव उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह श्रद्धा की तरफ देखकर बोली, रुको ना यार। रमन की ओर देखकर, रमन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये क्या कह रही हो तुम? होश में भी हो? श्रद्धा जैसे गुस्से में रागनी की तरफ देखकर बोली। होश में ही हूँ, इसलिए बोली। रागनी उसे थोड़ा कूल डाउन करती हुई बोली। पर वह कहाँ होने वाली थी। रागनी रमन की तरफ देखकर फिर से अपनी बात को दोहराते हुए बोली, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रमन, जिसे अभी तक रागनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, वह बहुत ही ज्यादा हैरानी से बोला, मैं? हाँ यार, तुम ही। और कोई दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ? रागनी इस बार उसे घूर कर बोली। तो रमन ने डरते हुए कहा, पक्का? हाँ, रागनी तुरंत बोली। तो रमन ने अपनी गर्दन हिला दी। रागनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोली, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड। हे रागनी, तुम कुछ जल्दी नहीं कर रही हो? श्रद्धा रागनी की जल्दीबाजी देखकर उसे टोकते हुए बोली थी। कोई जल्दी नहीं है यार, और मैं तो कहती हूँ कि तू भी कोई फंसा ले अच्छा सा हैंडसम हंग। श्रद्धा के गाल को थपथपाते हुए। ठीक है बच्चा, रागनी थोड़ा शरारत से बोली। फिर रमन की ओर देखकर, चलो रमन, आज एक चक्कर पूरे कॉलेज में लगाते हैं। अभी? पर ये जूस और सैंडविच तो वेस्ट हो जाएंगे ना। रमन, जिसने अभी सैंडविच की एक बाइट ही ली थी, वह जूस और हाथ में पकड़े सैंडविच की तरफ देखकर बोला, क्योंकि अभी उसका मन था कि वह इसे पूरा खत्म करे। ओए ओए, ज्यादा भुक्कड़ मत बनो। उसके हाथ से सैंडविच लेकर वापस ट्रे में रखा और उसका हाथ टिश्यू पेपर से साफ कर उसे उठाते हुए, चलो अभी के अभी, मतलब अभी के अभी। रागनी उसे घूरती हुई बोली। अब रमन बेचारा क्या बोलता, चुपचाप अपना बैग उठाकर उसके साथ हो लिया। रागनी ने उसकी बाह में अपनी बाह डाली तो रमन कांपने लगा था। रागनी ने भी महसूस किया था। अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे कांप क्यों रहे हो? रागनी ने चलते हुए ही आखिर उससे पूछ ही लिया। तो रमन अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोला, आज पहली बार किसी लड़की ने ऐसे हाथ पकड़ा है, तो अजीब लग रहा है। ओह, ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं, पर मेरे साथ हो रहा है। रमन सीधा ही बोल गया और रागनी मन ही मन हंस पड़ी, क्योंकि अगर सामने से हंसती तो पक्का ये यहाँ से चला जाता और जिस मकसद के लिए उसने इस गधे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था वह भी पूरा नहीं होता। कोई बात नहीं, अपने हाथ से उसके बालों को स्टाइल में थोड़ा उठाते हुए, आदत हो जाएगी। रागनी हंसकर बोली। और उसकी इस हरकत पर रमन ने अपना थूक गटका था। वह लगभग पूरे कॉलेज का एक चक्कर लगा चुकी थी, रमन की बाहों में बाहें डालकर, पर उसे वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिसे दिखाने के लिए वह ये कर रही थी वह तो उसे कहीं नहीं दिखा था। अरे अरे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे प्रोफेसर कर्तव्य की ही बात कर रहे हैं। उसे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अभी तक कर्तव्य ने उसे देखा नहीं था रमन के साथ। पर ऐसा उसे ही लग रहा था, क्योंकि कर्तव्य ऑलरेडी उसे देख चुका था, पर छुपकर, कि कैसे वह उसकी बाहें में बाहें डालकर इधर उधर भंवरी बन घूम रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो भी थी वह उसकी होने वाली वाइफ थी, और कौन ही लड़का चाहेगा कि उसकी होने वाली वाइफ
किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर हर जगह खुद की नुमाइश करती घूमे। छुट्टी के टाइम रागनी रमन और श्रद्धा के साथ ही कॉलेज गेट तक आई। रमन की तरफ देखकर, रमन, बाहर कोई भी तुमसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो क्या कहोगे? तुम मेरी आज बनी गर्लफ्रेंड हो, रमन चहकर बोला। तो रागनी तुरंत उसे टोकते हुए बोली, गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड, ओके, जस्ट फ्रेंड। हाँ, और अगर कोई कॉलेज वाला पूछे तो? तुम मेरी फ्रेंड ही हो बोलूँगा, रमन अपना चेहरा लटकाकर बोला। तो फिर रागनी उसे टोक कर बोली, अरे नहीं रे, तब गर्लफ्रेंड बोलना है, ओके? समझ नहीं आया, रमन अपने सिर पर हाथ रखकर बोला। तो रागनी ने एक गहरी सांस ली और श्रद्धा की तरफ देखकर बोली, तुम्हें समझ आया जो मैंने इसे समझाया? आ गया, वह तुरंत जवाब देती हुई बोली और साथ ही अपनी गर्दन भी हिला दी थी। रागनी रमन की तरफ देखकर, तुम्हें श्रद्धा समझाएगी, मैं चली, वह बोली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद रमन ने श्रद्धा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, श्रद्धा जी, अब समझाइए ना कि रागनी क्या कह रही थी। माय डियर समर, रागनी जा चुकी है, तो प्लीज ये एक्टिंग बंद करो, श्रद्धा उसे घूरती हुई बोली और वहां से जाने लगी। तो समर उर्फ रमन उसे आवाज लगाता हुआ बोला, आज रात 9 बजे। श्रद्धा ने बस हाथ हवा में हिला दिया और वहां से चली गई। काफी देर रमन वहीं खड़ा रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, जेल फील कर रही है ये लड़की, मतलब समथिंग समथिंग। हाय रे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।